सो हम अपने चैप्टर नंबर 6 के बस लास्ट टॉपिक्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम DPCM जो है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉब्ली बाय टुमारो हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट वीक हमें एक हफ्ता ही लगेगा अपना 7th चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर करने के लिए, जिसके अंदर हम ज़्यादातर लाइन कोड्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैं कल आपको बता रहा था कि जो आप ये जो बिट इनकोडर आप यूज़ करते हैं, दैट बिट इनकोडर एक्चुअली encode योर बाइनरी डाटा इनटू अ स्पेसिफिक वेव फॉर्म। सो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स में, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट दैट। तो हमने कल के लेक्चर में क्वांटाइजेशन को डिस्कस किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट क्वांटाइजेशन एरर, जिसके अंदर हमने एंड पे जो अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी दैट वाज कम टू दैट पॉइंट। यहां तक हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था कि हमारे पास जो क्वांटाइजेशन एरर है, जिसको हम QT से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारा QT की जो पावर है बेसिकली वो इट टर्न्स आउट टू बी द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू, जो कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है कि जब भी आप किसी चीज की पावर फाइंड आउट करना चाहें तो आप उसके मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हियर वी कैन सी दैट वी हैव द स्क्वायर वैल्यूज, और हमें ये पता है कि जो 2BT है ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इन द इंटरवल T। तो जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इट्स सैंपल्स वो आप डिवाइड करते हैं तो वो बेसिकली आप उसका मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मीन एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज। सो बाय फाइंडिंग आउट द स्क्वायर the mean of square values you're finding the power of the quantization noise। यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था। तो वी वर एबल टू फाइंड आउट कि आपके पास क्वांटाइजेशन जो नॉइज है उसकी पावर कितनी होगी आपके क्वांटाइजर के अंदर। So the above relation is the average or the mean of square of the quantization error। तो किसी भी एक क्वांटाइजर के लिए जो क्वांटाइजेशन नॉइज है इट डिपेंड अपॉन दी क्वांटाइजेशन एरर दैट इट एक्चुअली प्रोड्यूस। और आपको पता है कि क्वांटाइजेशन एरर जो है वो उस डेल V पे डिपेंड करता है विच इज 2MP/L, कि अगर आपके पास MP की वैल्यू बड़ी है या L की वैल्यू छोटी है तो डेल V की वैल्यू बड़ी होगी। सो डेल V जितना बड़ा होगा क्वांटाइजेशन एरर उतना ज्यादा होगा। ये हम लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी हम इसी चीज को थोड़ा सा और आके डिस्कस करते हैं कि सिंस द क्वांटम लेवल मींस कि जो आपके पास क्वांटाइजेशन इंटरवल है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, कि ये आपके पास वो क्वांटाइजेशन इंटरवल्स हैं, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज डेल V, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डेल V विच इज इक्वल टू 2MP/L। तो ये जो डेल V एक डिस्टेंस है एक क्वांटाइजेशन इंटरवल से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज डेल V, और वो हम 2MP/L से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द सैंपल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल ऑफ द हाइट डेल V। तो हम जो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, कि इसका जो ये मिड पॉइंट है दिस इज द यू कैन से द थ्रेशोल्ड जिसको हम सामने रखते हुए सैंपल की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सैंपल जो है वो यहां तक आता है तो आई विल असाइन दिस लेवल टू दिस पर्टिकुलर सैंपल, क्योंकि इसने ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो अब चूंकि सैंपल की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो तो यहां तक थी समवेयर हेयर, लेकिन हमने इसको ये ऊपर वाली वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। तो जो कि हम इसका रेफरेंस यूज करेंगे इस बात को, तो आई हैव जस्ट ड्रॉन इट ओवर हियर। सो द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज प्लस माइनस डेल V/2। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपके पास ये पूरा डिस्टेंस जो है ये डेल V है। तो ये हाफ डिस्टेंस, ये जो आपका ये जो व्हाट यू कॉल दिस जो आपकी थ्रेशोल्ड है ये एग्जिस्ट करता है डेल V/2 के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर आएगा
वो क्या होगा, इट वुड बी डेल वी बाई टू। डेल वी बाई टू कैसे, कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो सैंपल है, लेट मी यूज दिस कलर, तो मिसाल के तौर पे आपको जो सैंपल है वो ये जो आपके पास लेवल था दिस वन, इसके बिल्कुल माइन्यूटली इससे ऊपर है, बिल्कुल समझ लो इसी सैंपल के ऊपर है, बट वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो इस वाले सैंपल को ये वाला लेवल असाइन कर देगा विच इज दिस वन। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास फॉर एग्जांपल यही सैंपल, लेट मी ड्रॉ इट लिटिल बिट क्लियरर ओवर हियर, यही सैंपल, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, यही सैंपल अगर मेरे पास इस लेवल के थोड़े से नीचे है, नॉट एग्जैक्टली टचिंग दिस बट स्लाइटली बिलो दिस, तो क्या होगा, वो इस सैंपल को ये वाला एम्पलीट्यूड असाइन कर देगा। ठीक है, sorry, it will assign it to the upper one. Where is this one? Let me clear it. सर ये जो प्लस माइनस डेल वी बाई टू है जी, तो पॉजिटिव वाला तो समझ में आ गया, तो नेगेटिव वाला वो जो जी, नेगेटिव माइनस एमपी होगा उसमें होगा। जी, 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 मैं अब आपको ये बताने लगा था कि इसके अंदर असल में जो सैंपल है वो इस थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा नीचे है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, कि ये जो सैंपल है तो ये इस डेल वी बाई टू तक, ये जो हमारे पास इंटरवल था, लेकिन इससे स्लाइटली नीचे है, लेकिन चूंकि इस थ्रेशोल्ड से कम है तो वो उसको ये वाला लेवल असाइन कर देगा। तो बेसिकली आपके पास जो क्वांटाइजेशन एरर आ रहा है दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट अप टिल दिस पॉइंट, ये पूरा क्वांटाइजेशन एरर आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये सैंपल ओरिजिनली तो इस मिड पॉइंट के बिल्कुल करीब था, बट इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन दी थ्रेशोल्ड, तो उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया। तो हमारा जो क्वांटाइजर है वो उसको ये सैंपल को ये वाला लेवल असाइन कर देगा। तो हमारे पास जो क्वांटाइज्ड सैंपल आएगा उसका एम्पलीट्यूड ये वाला होगा अप टिल दिस पॉइंट। तो हमारे पास जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर आ सकता है वो डेल वी बाई टू आ सकता है। ठीक, तो दैट इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है इट विल बी डेल वी बाई टू और माइनस डेल वी बाई टू, क्योंकि हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस एमपी और प्लस एमपी की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वांटाइजेशन एरर है ये लाई करेगा इन द रेंज माइनस डेल वी बाई टू से प्लस डेल वी बाई टू के बीच में। तो हमारे पास जिस तरह एक मैसेज सिग्नल है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो मेरे पास क्वांटाइजर जो है वो एमपी और माइनस एमपी को कवर कर रहा होता है। ठीक है, अब मेरे पास हर सैंपल जो है उसके बीच में जो एरर भी होगा वो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, कि वो एरर जो है वो डेल वी बाई टू और माइनस डेल वी बाई टू के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर। ये इन दो वैल्यूज के बीच में वेरी करेगा। सो इट कैन टेक, यानी योर जो क्वांटाइजेशन एरर फॉर ईच सैंपल कैन वेरी बिटवीन दिस रेंज माइनस डेल वी से प्लस डेल वी बाई टू, माइनस डेल वी बाई टू से प्लस डेल वी बाई टू के बीच में वो कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो दिस इज दी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर दैट कैन लाई इन योर सिस्टम, ये इस रेंज के अंदर होगा। सो लाइकवाइज अगर आपके पास डेल वी की वैल्यू बड़ी है तो दिस रेंज विल बी बिगर एज वेल। So if the range is bigger, it means quantization error will be bigger. ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सबको? Yes, sir. So let me clear this part ताकि आपको चीज क्लियर समझ आ जाए। Okay, so assuming that the quantization error is likely to lie anywhere in the range, तो आपके हम assume ये करते हैं कि हमारे पास जो samples आ रहे हैं they are equally likely to exist anywhere in between minus del v by 2 से del v by 2 के बीच में। वो उस रेंज के अंदर कहीं पे भी सैंपल जो है वो लाई कर सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मींस के 50-50 है, कहीं पे भी जा सकता है। सो द मीन स्क्वायर एरर, जो क्वांटाइजेशन एरर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले जिस तरह हमने सैंपल्स के केस में देखा था, अब हम इस क्वांटाइजेशन इंटरवल को देखेंगे जो कि इस प्लस डेल वी बाई टू और माइनस डेल वी बाई टू के बीच में क्वांटाइजेशन एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी एक सैंपल के लिए वैल्यू
पॉजिटिव डेल वी बाई टू तक भी जा सकती है और इट कैन गो टू माइनस डेल वी बाई टू। तो इसकी वैल्यू इस रेंज के बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, एनीवेयर इन बिटवीन माइनस डेल वी बाई टू से डेल वी बाई टू, इसकी वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर मैं इस क्वांटाइजेशन एरर की अब पावर फाइंड आउट करना चाहूँ, यानी कि मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं उसका मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो मीन स्क्वायर कैसे निकलता है कि मैं उस क्वांटाइजेशन जो मेरे पास सैंपल था ये वाला, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है या ये वैल्यू है जो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, ये यहाँ तक भी हो सकती है, ये यहाँ तक भी हो सकती है, इन तमाम क्वांटाइजेशन एरर के जो हमारे पास सैंपल्स हैं मैं उसका स्क्वायर ले लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द होल रेंज। यानी मेरी टोटल रेंज है माइनस डेल वी बाई टू से प्लस डेल वी बाई टू तक, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा एंड डिवाइड बाय द टोटल जो मेरे पास इंटरवल है। तो टोटल इंटरवल कितना है, प्लस डेल वी बाई टू से माइनस डेल वी बाई टू के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज डेल वी। ठीक है, तो 1 ओवर डेल वी इंटीग्रेशन माइनस डेल वी बाई टू से डेल वी बाई टू क्यू स्क्वायर डी क्यू। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस सैंपल को इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू को ऐड करके उस सैंपल की, ये जो क्वांटाइजेशन एरर का जो सैंपल है उसकी पावर फाइंड आउट कर रहा हूं या मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जब मैं ये काम करूंगा तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं क्यू स्क्वायर को, तो क्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू क्यूब बाई 3। ठीक है, और जब मैं इसमें डेल वी बाई टू और माइनस डेल वी बाई टू पुट करूंगा, दिस इज प्लस डेल वी बाई टू और माइनस डेल वी बाई टू सब्सटीट्यूट करें तो दिस इज 1 बाई 3 डेल वी क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट 8 माइनस, और जब माइनस पुट करेंगे तो ये डेल वी क्यूब बाय 8 और माइनस चूंकि ये क्यूब है तो ये बाहर आके ऐड हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे दिस इज डेल वी क्यूब बाय 4 इंटू 1 बाय 3। ठीक है, और मेरे पास बाहर ये 1 ओवर डेल वी है तो ये 1 ओवर डेल वी इधर आ जाएगा, डेल वी इस क्यूब से कट के ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी डेल वी स्क्वायर बाय 12। so this is del v square by 12। ठीक है, और हमें पता है कि जो del v होता है ये 2mp by l के बराबर होता है। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन del v तो मेरे पास ये जो क्वांटाइजेशन नॉइज है इसकी पावर आती है mp स्क्वायर बाय 3l। ये आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। ओके, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट। So by solving this integral मेरे पास जो quantization noise है it comes out to be mp square over 3l square। तो अब हमें पता चल रहा है कि quantization noise जो है वो mp पे भी डिपेंड करता है और वो नंबर ऑफ लेवल्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यही बात डिस्कस की थी कि क्योंकि quantization noise del v पे डिपेंड करता है और del v 2mp over l पे डिपेंड करता है। तो quantization noise is directly proportional to del v, so it means it is directly proportional to mp and it is inversely proportional to l, and here we can see in the quantization noise power expression as well कि वो किस तरह mp और l के ऊपर वेरी कर रहा है। So hence the quantization noise can be represented as nq is mp square over 3l square। So अगर मैं आपको किसी लेवल पे कोई एक सिस्टम देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इसकी क्वांटाइजेशन नॉइज फाइंड आउट करें, तो क्वांटाइजेशन नॉइज आप किस तरह निकालेंगे, mp स्क्वायर ओवर 3l स्क्वायर। इस फॉर्म से आप उसकी क्वांटाइजेशन नॉइज फाइंड आउट कर सकते हैं। सी व्हाट इज द mp ऑफ द क्वांटाइजर एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ लेवल्स गिवन in that quantizer। So by using this relationship you can find the quantization noise। So अगर signal to noise ratio की बात करूं, मैंने noise की तो बात कर ली, if I want to find signal to noise ratio of this quantizer वो मैं कैसे find out कर सकता हूं। So first I need to find out the signal power। So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो reconstructed signal है m hat of t, यानी कि आपने एक a to d कन्वर्टर लगाया, आपने इसको मैसेज सिग्नल दिया, उसने उसके सैंपल्स क्रिएट कर दिए KTS। अब ये KTS जब आपने एक D to A कन्वर्टर को पास किए तो आपको आउटपुट पे m hat of t मिल गया। m hat क्यों, क्योंकि हमें पता है कि m hat जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास क्वांटाइजेशन एरर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो m hat of t क्या होगा, इट इज योर ओरिजिनल सिग्नल जो ये वाला था प्लस वो जो क्वांटाइजेशन नॉइज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि A to D कन्वर्जन के अंदर जब आप क्वांटाइजेशन करते हैं
तो क्वांटाइजेशन के बाद आपके पास एक क्वांटाइजेशन एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जो आपका रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होगा m hat of t, दैट विल बी द ओरिजिनल सिग्नल और उसमें कोई क्वांटाइजेशन नॉइज ऐड हुई भी है। सो कैन वी डिटरमिन द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल? तो ये जो m hat of t मैंने अचीव किया यहाँ पे, क्या मैं बता सकता हूँ कि ये जो सिग्नल मुझे रिसीव हुआ है इसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू क्या है? अब हम वो कैसे कर सर सकते हम हैं? इसको क्यू यूज करेंगे ना, उससे हमें, क्योंकि क्यू नॉइज है ना इसमें, एरर सॉरी। जी, ये नॉइज है और ये सिग्नल है। इसकी तो पावर मैंने फाइंड आउट कर ली है, जो अभी पीछे हमने देखी mp²/3l²। वी नीड टू फाइंड द पावर ऑफ द सिग्नल। जब मैं सिग्नल की पावर पता चल जाएगी और मुझे नॉइज की पावर ऑलरेडी पता है, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ इट, मुझे m hat of t की SNR की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो हम मैसेज सिग्नल की पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इट लाइक सिंस चैप्टर नंबर 2 कि कोई भी मैसेज सिग्नल आपको गिवन है m of t, ठीक है? अगर ये पावर सिग्नल है तो यू कैन इजीली फाइंड द पावर ऑफ दिस सिग्नल बाय फाइंडिंग लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/t इंटीग्रल -t/2 से t/2 m² t dt। इसको आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। इट विल गिव यू द पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जो भी मैसेज सिग्नल आपको गिवन है, आप सिंपली उसकी पावर फाइंड आउट करें, आपको सिग्नल पावर में पता चल जाएगी। और जो नॉइज पावर है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज mp²/3l²। सो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ इट, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो की जो एक्सप्रेशन निकलती है, इट इज द एवरेज पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय mp²/3l²। 3l² ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस इज द signal to noise ratio of the reconstructed signal m hat of t। तो अब ये जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है m hat of t, इसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितनी ज्यादा होगी, उसका मतलब है कि क्वांटाइजेशन नॉइज का इफेक्ट उसमें कम से कम हुआ है। लेकिन अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू कम होगी तो हम ये कहेंगे कि ये जो क्वांटाइजर हमने यूज किया है इसकी क्वांटाइजेशन नॉइज ज्यादा है या डोमिनेंट है। So this is how you actually find the signal to noise ratio of your reconstructed signal. That actually tells you the performance of the quantizer. Clear? सर लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा? देखिए, ये आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो की एक्सप्रेशन आ गई है। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो की एक्सप्रेशन है इस m hat of t सिग्नल की। दिस इज योर रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल, ठीक है? और ये जो m hat of t है, ये बेसिकली इस तरह डिफाइन हुआ है कि इसके अंदर आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो m of t था, लेकिन क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो इसके अंदर ऐड हुई है, जिसको हम q of t से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर क्वांटाइजेशन नॉइज, ठीक है? अब ये जो क्वांटाइजेशन नॉइज है ये आपके मैसेज सिग्नल में ऐड हुई है, तो आपके पास ये एस्टिमेटेड जो सिग्नल आया, जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है, ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस या इसकी जो शेप होगी थोड़ी खराब होगी इस नॉइज की वजह से, राइट? तो हमने ये देखना है कि इसकी जो यू कैन से क्वालिटी है वो कितनी खराब है इस नॉइज की वजह से। उसका जो पैरामीटर होता है दैट इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है? और जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो आप फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको बताता है कि इस मैसेज सिग्नल की क्वालिटी क्या है। तो अगर ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये जो रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इफ इट गिव्स यू अ लार्ज वैल्यू कैसे पता मिलेगी आपको? कि सिग्नल पावर ज्यादा हो, नॉइज पावर कम हो, तो दिस विल गिव यू अ लार्ज वैल्यू। इफ इट गिव्स यू अ लार्ज वैल्यू, यू कैन से कि नॉइज का इंपैक्ट इसमें कम है। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटाइजेशन नॉइज थी इसका इफेक्ट कम है आपके सिस्टम के अंदर, या जो ये क्वांटाइजर है इसमें क्वांटाइजेशन नॉइज कम है। दैट इज व्हाई रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल की जो SNR है ये ज्यादा हमें मिली है। लाइकवाइज अगर सिग्नल की पावर कम है या नॉइज की पावर ज्यादा है तो SNR की जो वैल्यू होगी ये कम होगी आपके पास, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है।
So if denominator is a larger value, it means denominator large कब हो रहा है? जब quantization error जो है या quantization noise की पावर ज्यादा है. तो अगर quantization noise की पावर ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका जो quantizer है वो ज्यादा quantization noise ऐड कर रहा है. इसका मतलब है वो quantizer इतना अच्छा नहीं है. बात समझ आई? यस सर। इस चीज को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि हमने जब एक सिस्टम इक्वेशन देखी थी शुरू के डिस्कशंस में, जहां पे हमने कहा था कि हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है y, दिस इज इक्वल टू hx प्लस n. ये आपको याद है, हमने काफी इसके ऊपर बात की जब भी हम चैनल्स की बात की है कि h आपका चैनल होता है, x आपका डाटा है और n आपकी नॉइज है और y आपका रिसीव्ड सिग्नल है. तो जब मैं कहता हूं कि मेरे रिसीव्ड सिग्नल की SNR कितनी है, तो मैं SNR कैसे फाइंड आउट करता था कि मेरे पास जो ये डाटा है इसकी पावर कितनी है, दिस इज माय सिग्नल पावर, इसको मैं PM कह देता हूं, और ये जो नॉइज मेरे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है उसकी पावर कितनी है, उसको मैं PN कह देता हूं. तो इन दोनों की जो रेशो है मुझे रिसीव्ड सिग्नल की सिग्नल टू नॉइज रेशो प्रोवाइड कर रहा है. यही कॉन्सेप्ट यहां पे है कि ये मेरा डाटा है और ये वो नॉइज है जो इसके अंदर ऐड हो रही है. तो अगर मैं नॉइज की पावर और सिग्नल की पावर की रेशो ले लूं तो मुझे रिसीव्ड सिग्नल जो है या जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है इसकी SNR का पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. Let's quickly have a look at an example. So a signal m of t, it is band limited to 3 kilohertz. यानी ये एक आपके पास मैसेज सिग्नल है, इसका सिग्नल बैंड लिमिटेड है. सो इसका जो स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी डोमेन में m of f वो 0 से b है और b यहाँ पे 3 किलोहर्ट्ज है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं. मैं भी आपके पिछले जब क्विज देख रहा था, आप में से मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्विजेस के अंदर आपको जो फिगर दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन की है और आपने उसको एज अ टाइम डोमेन लिखा हुआ है. और एक नहीं मल्टीपल लोगों ने वही अजम्पशन ली हुई है जो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को उन्होंने टाइम डोमेन में लिखा हुआ है. दैट एक्चुअली शोज कि देयर हैज बीन सम कोऑर्डिनेशन गोइंग ऑन बिटवीन दीज ओनली दीज स्टूडेंट्स. क्योंकि बाकी सबको, यानी इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि एक चीज आपको ओमेगा डोमेन में आपको एक फिगर दी हुई है, उसकी एक्सप्रेशन भी ओमेगा डोमेन में होगी, लेकिन सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन सब ने एक ही एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि टाइम डोमेन में है. These kind of things they actually highlight कि इन स्टूडेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन चल रही थी ड्यूरिंग दैट असेसमेंट. और मैं आपको जिस तरह मैंने आपको मिड टर्म के बाद भी थोड़ा सा आपको मैंने वार्न किया है, मैं क्विजेस को भी चेक करने के बाद आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि ये चीज बहुत एविडेंट होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस. और मैंने फाइनल के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली स्पेयर एनी स्टूडेंट्स जो मुझे इस तरह करता हुआ नजर आएगा. सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल. तो कल अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करने आएंगे ना तो आई विल आस्क यू टू गो बैक एंड सी दैट रिकॉर्डिंग. So you should not have any excuse afterwards. Okay, let me quickly take the attendance. So ये जो हमारे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ 3 किलोहर्ट्ज है, इसको मैं सैंपल कर रहा हूँ 33.3333% हायर देन द नाइक्विस्ट रेट. तो अगर नाइक्विस्ट रेट मेरा 2 FM है, नाइक्विस्ट रेट दैट इज योर FS should be equal to 2 FM, मैं इस रेट से 33.33% मैं ज्यादा रेट के ऊपर इसको सैंपल करूंगा. ठीक है, तो आई नीड टू टेक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 FM. लेकिन कितनी ज्यादा कि ये अगर मेरे पास 1 है, फॉर एग्जांपल इफ दिस वैल्यू इज 1, आई नीड टू डू इट 1.3333. इस रेट के ऊपर मैंने इसको सैंपल करना है. सो दिस टाइम 2 FM, this should be my FS. This is what it means. So the maximum acceptable error in the sample amplitude, जो quantization maximum error है, वो 0.5% of the peak amplitude value है. तो जो maximum आपके पास quantization error है, which is del v by 2 हमें पता है, वो आपके पास 0.5% यानी कि 0.5 divided by 100 of the peak amplitude है, of MP है. This is your peak quantization error.
सो द क्वांटाइजेशन सैंपल्स आर बाइनरी कोडेड का मतलब है कि हर एक सैंपल को या हम 1 असाइन कर रहे हैं या 0 असाइन कर रहे हैं. सो आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द इनकोडेड बाइनरी सिग्नल. तो आपने बताना है कि ये जो सिग्नल बाइनरी डाटा जनरेट होगा, इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें मिनिमम बैंडविड्थ कितनी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो एक चीज हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे चैनल की बैंडविड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए. पार्ट 2 में हमने बताना है कि अगर इस तरह के 24 सिग्नल्स को हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स करें, इसी तरह का सिग्नल जो है उस तरह के 24 सिग्नल्स उनको हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स करें, तो यू हैव टू डिटरमिन द मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल. तो इस केस में भी आपने चैनल बैंडविड्थ बतानी है व्हेन 24 सिग्नल्स आर बीइंग मल्टीप्लेक्स्ड. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने नाइक्विस्ट रेट निकाला. जो सिंपल नाइक्विस्ट रेट है वो क्या है? 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज 3 किलोहर्ट्ज. सो ये जो 6000 हर्ट्ज निकला, ये मेरा नाइक्विस्ट रेट है. लेकिन हमने जो रेट किया है वो 1.33 टाइम्स नाइक्विस्ट रेट है. तो मैं इस 6000 को, ये जो 2 FM निकला है, इसको मैं 1.3333 या 1 into 1/3 एक ही बात है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 8000. सो दिस इज माय एक्चुअल नाइक्विस्ट रेट जो मैं फॉलो करूंगा. और जो क्वांटाइजेशन स्टेप है डेल वी, उससे हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो है वो डेल वी बाय 2 हो सकता है. तो डेल वी बाय 2 की वैल्यू है 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू एमपी. ये हमें यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है. सो मेरे पास जो डेल वी बाय 2 है, दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू एमपी बाय 100. लेकिन हमें ये भी पता है कि जो डेल वी होता है वो होता है 2 MP बाय एल के. ये हमें ऑलरेडी पता है. अगर इस 2 को मैं इस तरफ डिनोमिनेटर में ले आऊं तो डेल वी बाय 2 इज इक्वल टू एमपी बाय एल. ये इसके इक्वल भी है. तो हमें ये पता चल गया कि 0.5 MP over 100 is also equal to MP by L, which is equal to del V by 2. अब अगर ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, because all three of them are equal to each other. So with this information, let me just clear this. So this is equal to this is equal to this, so it means this is equal to this. So इस पार्ट में से मैं MP से कैंसिल हो जाएगा. L की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं. इट कम्स आउट टू बी 200. तो आपके पास जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो हैं 200. लेकिन चूंकि आप बाइनरी इनकोडेड कर रहे हैं, बाइनरी इनकोडेड के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो 2 की पावर में होने चाहिए. 2 raised to power n शुड बी सम वैल्यू. तो ये n जो है ये आपके पास L है बेसिकली. 2 raised to power n जो है it gives you L. n is the number of bits. ठीक है. तो अब ये लेवल अगर 200 हो, ये जैसा यहां निकला है, तो n की वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती हमें. तो वी नीड टू टेक द वैल्यू विच इज क्लोजेस्ट टू द वैल्यू जहां पे हमें n की इंटीजर वैल्यू मिल जाए. तो अगर n की वैल्यू मैं लूं 8, तो ये L की वैल्यू आती है 256. और अगर n की वैल्यू लूं मैं 7, तो ये आती है 128. तो 128 200 के ज्यादा करीब है या 256 ज्यादा करीब है? जी. 256. तो हम इस केस में जो नियरेस्ट वैल्यू होती है वो हम कंसीडर करते हैं. तो हम L की वैल्यू जो है वो 256 कंसीडर करेंगे. लेट मी क्लियर इट अ लिटिल बिट. So for binary coding, L must be a power of 2. Hence the next higher value of L, that is power of 2, is 256. So from equation, आपकी बुक में 637 equation दी हुई है. n log to the base 2 will give you 8 bits per sample. अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई है कि अब अपनी जो इंफॉर्मेशन रेट है, कितने बिट्स पर सेकेंड आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो डिपेंड करता है कि आप एक सैंपल को कितने बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने सैंपल्स पर सेकंड आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो कितने सैंपल्स पर सेकंड हम ट्रांसमिट कर रहे हैं? सर 8000.
8000, ये हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से हमें पता चल गया, जो हमने 1.33 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट निकाला था, तो हमें पता है वी आर एक्चुअली जनरेटिंग 8000 सैंपल्स पर सेकेंड, और हर सैंपल 8 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वी रिक्वायर टू ट्रांसमिट अ टोटल ऑफ 64,000 बिट्स पर सेकेंड। हमने 64,000 बिट्स पर सेकेंड हमने ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि हम जो साइकिल्स पर सेकेंड या सॉरी सैंपल्स पर सेकेंड की जब हम बात करते हैं, दैट इज यू नो द आउटपुट ऑफ द सैम्पलर, और जो हमारे पास बिट पर सेकेंड हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, दैट इज द आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर। सो हमें ये पता है कि वी कैन ट्रांसमिट अप टू 2 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, कि अगर हम कोई भी वेव फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब जिस तरह हम चैप्टर नंबर 7 में मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन रेट ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी एक साइकिल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक वेव फॉर्म है जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, जो 1 और 0s को रिप्रेजेंट कर रही है, हियर आई कैन सी कि ये जो पार्ट है मेरा, दिस कैन रिप्रेजेंट 1 एंड दिस कैन रिप्रेजेंट 0, और जो मेरा एक कंप्लीट साइकिल है इस वेव फॉर्म का, इट इज फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर। तो एक कंप्लीट साइकिल जो इस वेव फॉर्म का है, इसके अंदर मैं कितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूं, मैं 2 बिट्स को ट्रांसमिट कर रहा हूं, एक बिट ये वाली है और एक बिट ये वाली है, ठीक है। तो मैं एक टाइम पे मैक्सिमम 2 बिट्स पर सेकंड भेज सकता हूं पर हर्ट्ज, कि हर्ट्ज क्या होते हैं, इट्स द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये जो एक पूरा साइकिल है, इसके अंदर हम 2 बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर। तो हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी, अगर आप शैनन कैपेसिटी का फार्मूला देखें, आपको याद होगा वो कैपेसिटी की जो वैल्यू हमारे पास आती थी, बैंडविड्थ इनटू log टू द बेस 2 1 प्लस SNR, दिस वैल्यू इज बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। तो हमारे पास बिट पर सेकंड कितना निकला है, 64,000, और एक हर्ट्ज में हम कितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, 2 बिट्स की। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं उस जो बिट्स पर सेकंड हमने निकाला उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस इज द बैंडविड्थ दैट आई विल रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अब अगर यही मेरे पास, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट, मे बी द लोअर पार्ट। सो अब अगर यही मेरे पास 24 चैनल्स हैं जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स हुए हैं, तो इस केस में क्या होगा, तो मेरे पास चूंकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हुई हुई है, तो मेरे पास जो टोटल डाटा जनरेट होगा, हर एक डाटा 64,000 है और मेरे पास 24 चैनल्स हैं, तो मेरे पास 1.53 मेगाबिट्स पर सेकेंड जनरेट हो रही है। और इसी तरह हम एक हर्ट्ज में 2 बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वी नीड 0.78 मेगाहर्ट्ज ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो ये हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी इन दिस केस, ठीक है। तो यू कैन, सर ये 2 बिट पर सेकंड पर हर्ट्ज, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? ये किसी भी चैनल की जो कैपेसिटी होती है ना, वो हम शैनन कैपेसिटी से निकालते हैं, आपको पता है, जहाँ पर जिस तरह मैंने आपको उसका फार्मूला दिखाया है कि C इज इक्वल टू B log टू द बेस 2 1 प्लस SNR। हम जब इस फार्मूले को यूज करके चैनल की कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है उसका यूनिट होता है बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, ये उसका फार्मूला है। तो अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप ये यूनिट में वैल्यू निकाल लें, तो दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, कि इस चैनल की क्या कैपेसिटी है, कितनी इंफॉर्मेशन विदाउट एरर इसमें से गुजर सकती है। तो हमने बिट्स पर सेकंड तो हमने निकाल लिया, अब हमें पर हर्ट्ज के कितने बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज इंफॉर्मेशन इसमें से गुजर सकती है। तो हमें ये पता है कि जो वेवफॉर्म हम यूज करेंगे उसमें एक साइकिल के अंदर एक हर्ट्ज, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट होगा, उस साइकिल के अंदर आप एक इंफॉर्मेशन इसके समझे पॉजिटिव साइकिल में भेज सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन हम इसकी नेगेटिव साइकिल में भेज सकते हैं। सो हम 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज ट्रांसमिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेवफॉर्म दैट यू आर यूजिंग। कुछ ऐसी वेवफॉर्म्स भी हैं जिनको आप एक खास किस्म की तरह आप उनको इनकोड करें, तो यू कैन एक्चुअली ट्रांसमिट मोर बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, क्योंकि उसके अंदर आप फिर मल्टी लेवल्स यूज करते हैं। आप इसी साइकिल के अंदर एक लेवल 1 को दे देंगे, फिर एक और लेवल होगा, फिर एक और लेवल होगा। दैट इज दे आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट एनकोडिंग स्कीम्स दैट कैन एक्चुअली गिव यू मोर बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ये है कि आप एक साइकिल को 1 दे दें और दूसरे साइकिल को
दूसरी वैल्यू दे दें, तो आप 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये इसके बेसिकली बाइनरी कोडेड की वजह से पता चला है कि जी एक जी में जी हम 1 और 0s को भेज रहे हैं। ठीक है, और इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म कि आप 1 को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं 1 को हम +1 से +5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 को हम -5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 1 साइकिल। ये देखिए, ये एक पूरा साइकिल है। तो इस केस में हमने एक साइकिल में 2 बिट्स को ट्रांसमिट किया है, तो दैट एक्चुअली गिव्स यू द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज। तो जब आप उसको उस पर हर्ट्ज से डिवाइड करेंगे तो आपको उस चैनल की कैपेसिटी पता चल जाएगी। So that is the transmission bandwidth requirement for your system. Okay, let's just introduce this differential PCM और फिर जितना रह जाएगा वो फिर हम इंशाल्लाह कल इसको conclude कर देंगे. So PCM is not very efficient system because it generates so many bits and requires so much bandwidth to transmit. जो PCM का हमारा सिस्टम है, ये मैं आपको पहले जरा कॉन्सेप्ट दे दे तो फिर हम इसको गो थ्रू कर लेंगे। हमने कहा कि हमारे पास ये एक क्वांटाइजर है PCM जो है, उसके अंदर हमने ये मुख्तलिफ लेवल्स हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है जो हमने सैंपल करनी है। अब हमने ये बात की थी कि वी वांट डेल वी टू बी स्मॉल ताकि क्वांटाइजेशन एरर कम हो, राइट। और डेल वी जो होता है ये 2mp/l के बराबर होता है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो l है हम इसको बढ़ा दें। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। L बढ़ाने का मतलब है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा दें, लाइक दिस। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है टू रिप्रेजेंट दिस L ये बढ़ जाएगा। अगर यही लेवल्स अगर 8 हैं तो नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए 3। अगर L 16 है तो नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए 4। अगर यही L अगर आपका 32 है तो n = 5 है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर 16 लेवल्स डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे 4 बिट्स चाहिए टू रिप्रेजेंट ईच लेवल। 1 2 3 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ 1 1 1 1। अब हमारे पास हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है, ये सैंपल है, ये सारे सैंपल्स हैं जो मेरे पास जनरेट हुए हैं आफ्टर दी सैंपलर। उस सैंपलर ने ये सारे सैंपल्स जनरेट किए। अब अगला स्टेप क्या होना है कि हर एक सैंपल को मैं एक क्वांटाइजेशन लेवल के साथ कंपेयर करूंगा और जिसके भी वो करीब होगा मैं वो वाला कोड उसको असाइन कर दूंगा। लेकिन हमारे पास इनएफिशिएंसी कहां पे आती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को देखूं तो आई कैन सी कि देयर आर सो मेनी लेवल्स जो कभी भी असाइन ही नहीं होंगे कि मेरा ये जो डाटा फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, लेकिन जस्ट टू कीप एल लार्ज मेरे पास कई लेवल्स ऐसे हैं जो कभी असाइन ही नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाले कभी असाइन नहीं हो रहे, बीच में कई ऐसे लेवल्स होंगे जिनको सैंपल्स टच ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आप 16 लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं हर लेवल इक्वली असाइन हो रहा है उन सैंपल्स को, क्योंकि सैंपल्स तो रैंडम है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आउट ऑफ दीज 16 लेवल्स प्रोबेबली एक अजम्पशन ले लेते हैं कि 8 लेवल्स जो हैं वो असाइन हो रहे हैं इन सैंपल्स को, 8 नहीं हो रहे मिसाल के तौर पे। तो अगर टोटल लेवल्स जो असाइन हो रहे हैं वो 8 हैं लेकिन मैंने जो क्वांटाइजेशन लेवल लिया हुआ वो 16 लिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन तो मैं n = 3 के साथ भी ट्रांसमिट कर सकता था, लेकिन जस्ट टू कीप डेल वी लो मैं n = 4 ले रहा हूं। अब अगर मैं n = 3 लेता तो देयर इज अ चांस कि उस केस में भी कुछ लेवल्स ऐसे हों जो असाइन ही ना हो। तो बेसिकली एक सैंपल को मैं हायर नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज कंपेयर टू जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो जब आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से आपकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ यू वांट टू ट्रांसमिट मोर बिट्स पर सेकंड। सो इफ यू ट्रांसमिट मोर बिट्स पर सेकंड, तो जिस तरह मैंने आपको कैपेसिटी का फार्मूला बताया बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, अगर आपकी बिट्स पर सेकंड बढ़ेगी तो चैनल की कैपेसिटी है, जो चैनल की रिक्वायरमेंट है, ये जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको बड़ा चैनल चाहिए होगा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आपके पास जो पीसीएम का सिस्टम है ये इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाटा जो है वो जनरेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बैंडविड्थ आपको रिक्वायर्ड होती है इन दिस केस। ये बात समझ आ गई आपको? जी
यस सर आ गई है। Okay. So we can exploit the characteristics of the source signal to improve the encoding efficiency of the A to D converter. हम जो हमारा source signal है, जो message signal है, हम उसके कुछ characteristics को exploit कर सकते हैं ताकि हम इस efficiency को improve कर सकें। इस scheme को कहते हैं differential pulse code modulation. तो as the name suggests, PCM और DPCM में क्या difference है? What does this differential stands for? क्या हो सकता है ये? जी, anyone? Okay. Differential जो है, differential as the name suggests, ये word difference से निकला हुआ है। डिफरेंस का मतलब है कि आप किसी दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस है उसको ट्रांसमिट करेंगे। इस केस में इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज सिग्नल, यू आर ट्रांसमिटिंग द डिफरेंस ऑफ समथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब वो डिफरेंस क्या है और कैसे वो हमारे सिस्टम को इंप्रूव करता है, उसको हम बात करते हैं। सो इन एनालॉग मैसेज वी कैन मेक अ गुड गेस अबाउट अ सैंपल वैल्यू फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द पास्ट सैंपल वैल्यूज। ये इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैसेज सिग्नल था, मेरे पास एक सैंपल आपने ये जनरेट किया, एक सैंपल आपने ये जनरेट किया, एक ये सैंपल था आपके पास। अगर ये आपके पास प्रीवियस सैंपल्स अवेलेबल हैं तो क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका अगला सैंपल क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पे एक सैंपल आपके पास ये आया, दूसरा सैंपल ये आया, तीसरा सैंपल ये आया, मैं क्या एस्टिमेट कर सकता हूं कि अगला सैंपल कहां होगा? सर उसके बिहेवियर से हम कर सकते हैं ना? जी, वो बिहेवियर हमें कैसे पता चल रहा है? हम जो ये प्रीवियस सैंपल्स हैं, हम इनकी स्लोप फाइंड आउट करें कि ये किस ट्रेंड किस ट्रेंड से ये वैल्यू बढ़ रही है। अगर मुझे ये स्लोप पता चल जाए, अगर ये स्लोप पता चल जाए तो आई कैन इजीली से कि जो अगला सैंपल आएगा वो उसी स्लोप के साथ यहां पे आ रहा होगा। इसी तरह अगला सैंपल जो है वो इसी स्लोप के साथ यहां पे आ रहा होगा। तो प्रीवियस सैंपल्स को यूज करके आई कैन मेक अ गुड गेस कि अगला सैंपल वो कहां पे आएगा बिफोर द सैंपलर एक्चुअली जनरेट्स दैट सैंपल। तो क्योंकि जो आपका सैंपलर है वो ये सैंपल्स पहले जनरेट कर चुका है, अब उसने अगला सैंपल जनरेट करना है, बट बिफोर दैट सैंपल इज बीइंग जनरेटेड आई कैन एस्टिमेट कि वो सैंपल यहां पे होगा। ठीक है, फिर अगला सैंपल यहां पे होगा। अब प्रीवियस सैंपल्स को देख के मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि ये अगला सैंपल होगा मिसाल के तौर पे, लेकिन मेरे सैंपलर ने ये सैंपल जनरेट किया, राइट? वो तो ये जनरेट करेगा एज पर दी जो मेरा पास डाटा है। अब मेरे पास एस्टिमेशन ये थी लेकिन उसने ये जनरेट किया, तो मैं अपनी एस्टिमेटर को या जो मेरा प्रेडिक्टर है मैं उसको सेट करूंगा कि नाउ आई नीड टू टेक द करंट सैंपल्स टू सी कि अब ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो जो मेरी अगली प्रेडिक्शन होगी वो करेक्ट जगह पे होगी, फिर करेक्ट जगह पे होगी, फिर करेक्ट जगह पे होगी, करते 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 अगेन इस पॉइंट पे जब मैं पहुंचूंगा मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि ये वैल्यू यहां पे आ रही है, लेकिन सैंपलर ये सैंपल जनरेट करेगा। अगेन मैं करंट सैंपल्स जो जनरेट हो चुके हैं उनको यूज करके अपने प्रेडिक्टर को करेक्ट करूंगा, मैं फिर अपने ट्रैक के ऊपर आ जाऊंगा। तो बाय यूजिंग अ प्रेडिक्टर मैं प्रीवियस सैंपल्स को देख के आई कैन मेक अ गुड गेस कि मेरे पास जो सैंपल्स जनरेट होगा वो कहां पे होगा। ठीक है, ओके। सो अगर आप हाई नाइक्वेस्ट सैंपल रेट यूज करें तो ये प्रेडिक्शन और ज्यादा अच्छी हो सकती है। कैसे? कि अगर आपके पास ये डाटा था ऐसे, अगर आपका नाइक्वेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो ये सैंपल्स बहुत करीब होंगे। ये सैंपल्स बहुत ज्यादा, जितने सैंपल्स आपस में ज्यादा करीब होंगे, एक सैंपल यहाँ पे है दूसरा बिल्कुल इसके करीब है, तो ये जो आपके पास इनके बीच में जो स्लोप है ये तकरीबन कांस्टेंट ही होगी क्योंकि वो सैंपल्स बहुत ज्यादा करीब है। सो हायर सैंपलिंग रेट वुड गिव यू अ गुड एबिलिटी टू गेस द नेक्स्ट सैंपल। यही अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर एक सैंपल यहाँ पे लिया है दूसरा सैंपल यहाँ पे है, तो आप इससे जज नहीं कर सकते कि जो अगला सैंपल है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जितना ज्यादा ये करीब होंगे उतना अच्छी एस्टिमेशन आप कर सकते हैं कि अगला सैंपल कहां पे होगा। सो व्हाट कैन बी डन टू एक्सप्लॉइट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग मैसेज? ये जो हमारे पास एक फीचर है कि अगर हाई नाइक्वेस्ट सैंपलिंग रेट हम यूज करें तो हम अगले सैंपल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द सैंपल वैल्यूज वी ट्रांसमिट द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव सैंपल वैल्यूज।
तो अब हम इंस्टेड ऑफ के ये जो सैंपल्स मेरे पास आ रहे थे इनको मैं क्वांटाइज करूं, मैं हर एक जो कंसेक्यूटिव सैंपल्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक सैंपल मेरे पास पिछला ये था, अगला सैंपल मेरे पास ये है, तो पहले क्या कर रहा था कि ये सैंपल की वैल्यू मैंने लिया 000, फिर इस सैंपल की वैल्यू थी 001 फॉर एग्जांपल। अब अपने इन क्वांटाइजेशन लेवल्स के हिसाब से मुझे n इज इक्वल टू 3 चाहिए टू ट्रांसमिट, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग दी सक्सेसिव सैंपल्स, मैं इन सक्सेसिव सैंपल्स का जो डिफरेंस है विच इज दिस मच एम्पलीट्यूड, मैं खाली इसको ट्रांसमिट करता हूं इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग दी ओवरऑल सैंपल। अब बेसिकली हो क्या रहा है, लेट मी क्लियर दिस थिंग प्लेस अ लिटिल बिट। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास ओरिजिनल जो सिग्नल था जो ये था, जिसके लिए मैंने ये सैंपल्स डिफाइन किए, यहां पर डिस्कस करके अपने लेक्चर को हम कंक्लूड कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। सो ओरिजिनली हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास ये मैसेज सिग्नल है, मैंने इसके ये सैंपल्स जनरेट किए, इस पूरे सैंपल्स को हैंडल करने के लिए मुझे MP और -MP का मुझे एक क्वांटाइजर चाहिए, और ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हमें पता है del V इज इक्वल टू 2MP/L, तो MP बड़ा होगा तो del V बड़ा होगा। इसको काउंटर करने के लिए हमें नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग दी ओवरऑल सैंपल्स, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो मिसाल के तौर पे पहला सैंपल है, मैं एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूं, पहला सैंपल ये है, दूसरा सैंपल ये है, तीसरा सैंपल ये है, चौथा सैंपल ये है, पांचवा सैंपल ये है। अब मैं अगर पहला सैंपल है 0 पे तो मैं 0 ट्रांसमिट कर रहा हूं, फिर 0 और 1 अगले सैंपल का जो डिफरेंस है वो है इतना, दिस माइनस दिस। अब तीसरा सैंपल माइनस दिस सैंपल विल ओनली बी दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू तकरीबन होगी इतनी। फिर ये सैंपल और अगला सैंपल का जो डिफरेंस है वो हो सकता है इतना हो, फिर अगले सैंपल और प्रीवियस सैंपल का जो डिफरेंस है वो होगा इतना, फिर अगला होगा इतना, फिर अगला इतना, फिर शायद इतना हो, इतना हो। अब ये मैं सिर्फ वो डिफरेंसेस ड्रॉ कर रहा हूं जो कि हर कंसेक्टिव सैंपल का प्रीवियस सैंपल के बीच में है। अब अगर मैं इस सिग्नल को देखूं, इस डिफरेंस सिग्नल को देखूं, तो जो मेरे पास सिग्नल बन रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस। अब इस सिग्नल को अगर मैंने क्वांटाइज करना है तो आई नीड MP एंड -MP ओनली दिस मच, दिस शुड बी माय MP एंड दिस शुड बी माय -MP। तो जब आप डिफरेंस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये जो MP और -MP की जो रेंज है, दिस हैज रिड्यूस्ड। So if this has reduced, your del V will reduce. Or if you want to keep the same quantization levels जो कि यहां पे थे, वही आप इस छोटी सी एरिया में रखेंगे तो ये लेवल्स बढ़ने से del V और ज्यादा कम हो जाएगा। So by transmitting the difference between the successive sample, your quantization noise will reduce significantly. तो अब सिर्फ यानी इतने डिस्टेंस के लिए ये जो टोटल रेंज थी, इसके लिए आपको L इज इक्वल टू से 256 चाहिए। अब यही रेंज अगर खाली इतनी सी रह जाए, इसको डिफाइन करने के लिए क्या आपको L इज इक्वल टू 256 चाहिए होंगे? यू कैन इजीली डू इट विद मे बी 16 लेवल्स, अगर आप सेम क्वांटाइजेशन स्पेसिंग रखना चाहें। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ लेवल्स कम हो गए हैं, इन लेवल्स को डिफाइन करने के लिए यू नीड 8 बिट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू ओनली नीड 4 बिट्स। तो you have reduced the number of bits requirement to transmit that information. Clear? Clear everyone? Yes, sir. Instead of transmitting the sample values, we transmit the difference between the successive sample values. इसकी मदद से हम अपनी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। We can reduce the number of bits required to transmit each sample. और इंशाल्लाह हम कल जो है we will talk about this whole scheme mathematically and see कि ये improvement हमारे पास कैसे आती है। चलें ठीक है, let's conclude the lecture here और इंशाल्लाह I will see you guys tomorrow और कल हम इंशाल्लाह इस lecture को conclude कर देंगे। So we're only left with 8 slides, so we can easily finish this tomorrow. Okay then, take care, Allah Hafiz। सर आप क्विज और लेंगे कोई अभी या नहीं? नेक्स्ट वीक देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास एक हफ्ता है ट्यूटोरियल्स के लिए, तो वी विल सी कि हम उसके अंदर कोई अरेंज कर लें और एक्स्ट्रा। चलें ठीक है, उसमें कोई अगर एक हो जाए तो जी जी ठीक है चलें ठीक है। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, सो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।